हाँ प्यारे बच्चों, आज मैं पाठ 7 नौका विहार का पद पढ़ाऊँगी। उसको ध्यान से आप लोग सुनिए और इसके बाद उसे ध्यान से सुनिए करके समझिए, समझ करके तब लिखिए। ठीक है, किताब में देखिए अपने नौका विहार का। ठीक, पहला शांत स्कंद ज्योत्सना उज्ज्वल अपलक अनंत नीरव भूतल सैकत शय्या पर दुग्ध धवल तनवंगी गंगा ग्रीष्म विरल लेटी हैं शांत क्लांत निश्चल तापस बाला गंगा निर्मल शशिमुख से दीपित मृदु करतल लहरें उर पर कोमल कुंतल गोरे अंगों पर सिहर सिहर लहराता तार तरल सुंदर अंचल चंचल अंचल सा नीलांबर साड़ी की सिकुड़न सी जिस पर शशकी रेशमी विभा से भर सिमटी है वर्तुल मृदुल लहर। ठीक है, अब जैसे कठिन शब्द है, स्कंद माने तरल, शीतल माने ज्योत्सना। ठीक, स्कंद माने तरल शीतल, ज्योत्सना माने चांदनी, उज्ज्वल सफ़ेद, अपलक एकटक, अनंत जिसका अंत न हो। जैसे आकाश भी कहा जा सकता है अनंत। नीरव शांत, निःशब्द, नीरव माने शांत या निःशब्द। भूतल धरातल, सैकत माने बालू। ठीक, तनवंगी कृष्णकाय या तनवंगी माने पतली भी कह सकते हैं, कृष्णकाय भी होता है। ग्रीष्म विरल, ग्रीष्म माने गर्मी के कारण, विरल माने शिथिल। शशिमुख चंद्रमा के समान मुख, दीपित प्रकाशित। मृदु करतल कोमल, मृदु माने कोमल, करतल माने हथेली, कोमल हथेली। उर माने छाती। कुंतल, कुंतल माने केश बाल। तार तरल, तारों के समान चंचल या उज्ज्वल। नीलांबर, नीले आकाश रूपी वस्त्र, यहाँ वस्त्र से इसकी तुलना की गई है। वैसे नीलांबर माने नीला आकाश तो होता ही है। विभा माने चमक। वर्तुल शब्द है एक, देखिए है ना, सिमटी है वर्तुल मृदुल लहर, तो वर्तुल माने गोलाकार, टेढ़े मेढ़े जिसको कहते हैं। संदर्भ इसका है प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक में संकलित सुमित्रा नंदन पंत द्वारा रचित नौका विहार शीर्षक कविता से लिया गया है। प्रसंग है, प्रस्तुत पद्यांश में कवि सुमित्रा नंदन पंत जी ने चांदनी रात में किए गए नौका विहार का बहुत ही सुंदर वर्णन किए हैं। व्याख्या इसकी है, कवि कहते हैं कि चारों ओर शांत तरल एवं उज्ज्वल चांदनी छिटकी हुई है। आकाश टकटकी बांधे पृथ्वी को देख रहा है। पृथ्वी अत्यधिक शांत एवं शब्द रहित है। ऐसे मनोहर एवं शांत वातावरण में पतली धार वाली गंगा बालू के बीच मंद मंद बहती ऐसी प्रतीत हो रही है मानो कोई दुबले पतले छरहरे बदन वाली कोई सुंदर युवती दूध जैसी सफ़ेद शैया पर गर्मी से व्याकुल होकर थकी एवं मुरझाई शांत लेटी हुई हो। ठीक, गंगा के जल में चंद्रमा का बिंब माने परछाई जब झलकता है या दिखाई देता है तो वह ऐसा प्रतीत होता है जैसे गंगा रूपी कोई तपस्विनी अपने चंद्रमुख को अपने ही कोमल हाथों पर रखकर लेटी हुई हो। ठीक, और छोटी छोटी लहरें उसके वक्ष वस्तल पर ऐसी प्रतीत होती हैं मानो वे लहराते हुए कोमल केश हैं। ठीक, आगे यहाँ से
गोरे अंगों पर सिहर सिहर लहराता तार तरल सुंदर। इसका है कह रहे कि तारे भरे आकाश की चंचल परछाई गंगा के जल में जब पड़ती है तो ऐसी प्रतीत होती है मानो गंगा रूपी तपस्विनी बाला के गोरे गोरे अंगों के स्पर्श से बार बार कांपता तारों जड़ा उसका नीला आंचल लहरा रहा हो। उस आकाश रूपी नीले आंचल पर चंद्रमा की कोमल चांदनी में छोटी छोटी कोमल टेढ़ी बलखाती लहरें ऐसी प्रतीत होती हैं मानो लेटने के कारण उसकी रेशमी साड़ी में सिलवटें पड़ गई हों। ठीक। अगला है जैसे इसमें कौन सा रस है? शांत रस। ठीक है। दूसरा है चांदनी रात का प्रथम प्रहर हम चले नाव लेकर सत्वर सिकता की सस्मित सीपी पर मोती की ज्योत्सना रही विचर लो पाले चढ़ी उठा लंगर मृदु मंद मंद मंतर मंथर लघु तरणी हंसनी सी सुंदर तिर रही पोल पालों के पर निश्चल जल के सुचित दर्पण पर बिंबित हो रजत पुलिन निर्भर दुहरे ऊंचे लगते क्षण भर काला कंकर का राजभवन सोया जल में निश्चिंत प्रमन पलकों पर वैभव स्वप्न सघन। कोई कठिन शब्द जैसे सिकता माने बालू या रेत, सस्मित मुस्कुराती हुई, और कोई कठिन शब्द शुचि माने पवित्र या साफ स्वच्छ, रजत पुलिन चांद का चमकता हुआ किनारा रुपहले किनारे, वैभव माने ऐश्वर, सघन माने प्रचुर। तो संदर्भ तो ही हो गया, प्रसंग इसमें हो जाएगा, बदल जाएगा। प्रस्तुत पद्यांश में चांदनी रात में किए जाने वाले नौका विहार वही प्रसंग इसमें भी है। नौका विहार का ही सुंदर मनोरम चित्रण किया गया है। व्याख्या इसकी है कि सुमित्रानंदन पंत जी या कवि जी कहते हैं कि वे चांदनी रात के प्रथम पहर में नौका विहार करने के लिए एक छोटी सी नाव लेकर तेजी से गंगा में आगे बढ़ जाते हैं। गंगा के किनारे का सौंदर्य वर्णन करते हुए कहते हैं कि गंगा का तट ऐसा सुंदर लग रहा है मानो खुली पड़ी रेतीली सीपी पर चंद्रमा रूपी मोती की चमक पड़ रही है। ऐसे सुंदर वातावरण में गंगा में खड़ी नावों की नौका विहार के लिए उस पर चढ़ गए और उन्होंने अपने लंगर उठा लिए हैं। कहने का अर्थ यह है कि एक साथ अनेक नावें नौका विहार के लिए गंगा तट से खुली हैं। लंगर उठते ही छोटी छोटी नावें अपने पाल रूपी पंख खोलकर सुंदर हंसिनियों के समान धीमी धीमी गति से गंगा में तैरने लगीं। गंगा का जल शांत एवं निश्चल है जो दर्पण के समान शोभायमान हो रहा है। उस जल रूपी स्वच्छ दर्पण में चांदनी में नहाया रेतीला तट प्रतिबिंबित होकर दोगुने परिमाण में प्रकट हो रहा है। ठीक है। काला कंकर के राजभवन का प्रतिबिंब गंगा जल में झलक रहा है। ठीक है। ऐसा लग रहा है मानो वह राजभवन गंगा जल रूपी शैया पर निश्चिंत होकर सो रहा है और उसकी झुकी पलकों एवं शांत मन में वैभव रूपी स्वप्न तैर रहे हैं। ठीक। इसमें भी शांत रस है। अगला है नौका से उठती जल हिलोर हिल पड़ते नभ के छोर और छोर विस्फारित नयनों से निश्चल कुछ खोज रहे चल तारक दल ज्योतित कर नभ का अंतः स्थल जिनके लघु दीपों को चंचल
अंचल की ओट किए अविरल, फिरती लहरें लुक छिप पल पल, सामने शुक्र की छवि झलमल, पैरती परी सी कल में कल, सामने शुक्र की छवि झलमल, पैरती परी सी जल में कल, रुपहरे कचों में हो ओझल, लहरों के घुट से झुक झुक, दशमी का शशनिज तिर्यक मुख, दिखलाता मुग्धा सा रुक रुक। ठीक है, अब इसमें कठिन शब्द जो कुछ अगर है, जल हिलोर, जल माने पानी, हिलोर माने लहराना, कोई कठिन ऐसा शब्द ही नहीं समझ। तिर्यक माने टेढ़ा मेढ़ा, ओट माने आड़ होता है, और कुछ नहीं है। संदर्भ इसका यही है। प्रसंग आप लोगों को बता रही हूँ। प्रस्तुत पद्यांश में नौका विहार करने के दौरान गंगा की अपूर्व छटा का वर्णन किया गया है इसमें। ठीक है, अब इसका जो है, अब हम आप लोगों को व्याख्या बता रहे हैं। हाँ, व्याख्या देखिए इसका। गंगा में नौका विहार करते हुए कवि पंत जी कहते हैं कि नौका चलने के कारण जल में तरंगे उठती हैं, जिससे जल में प्रतिबिंबित आकाश इस छोर से उस छोर तक हिलता हुआ दिखाई देता है। वो ऐसा लगता है जैसे जल में पड़ती तारों की परछाई को देखकर आभास होता है। मानो तारों का दल जल के अंदर के भाग में प्रकाश फैलाकर अपनी आंखें फाड़ फाड़ कर कुछ ढूंढ रहा हो। गंगा में रह रह कर उठने वाली चंचल लहरें भी अपने आंचल की आड़ में तारे रूपी छोटे छोटे जगमगाते दीपकों को छिपाकर इधर उधर लुक्का छिपी खेलते रहते हैं। वहीं पास में शुक्र तारे की झिलमिलाती परछाई जल में किसी सुंदर सी परी की तरह तैरती हुई दिख रही है। श्वेत चमकती हुई जल तरंगों में उस परछाई के ओझल होने का दृश्य इतना सुंदर है कि कवि को चांदी से चमकते सुंदर केशों में परी के छिप जाने का आभास होता है। जल में प्रतिबिंबित दशमी का चांद का तिरछा मुख कभी लहरों की चंचलता में छिप जाता है तो कभी साकार हो उठता है। उसे देखकर कवि को ऐसा प्रतीत होता है मानो अपने ही रूप यौवन से मुग्ध होकर नायिका अपने मुख को कभी घूंघट में छिपा लेती हो तो कभी उससे बाहर करती हो। ठीक है बच्चों, इसमें भी जो है शांत रस ही है। अगला है, जब पहुँची चपला बीच धार, छिप गया चांदनी का कगार, दो बाहों से दूरस्थ तीर धारा का कृश कोमल शरीर, आलिंगन करने को अधीर, अति दूर क्षितिज पर बिटप माल लगती, भ्रू रेखा सीख अराल, अपलक नभ नील नयन विशाल, माँ के उर माने हृदय पर शिशु सा समीप सोया, धारा में एक दीप, उर्मिल प्रवाह को कर प्रतीप, वह कौन बिहक क्या विकल शोक कोक, उड़ता हरनी निज विरह शोक, छाया को कोकी का बिलोक। कोकी माने चकवी, कोक माने चकवा, चकवा चकवी जिसको कहते हैं। ठीक है, भ्रू रेखा भौवें, विकल माने व्याकुल, विपमाल पेड़ों की पत्ती। ठीक है, संदर्भ वही रहेगा, प्रसंग में हो जाएगा। प्रसंग में भी वही है कि प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने नौका विहार करते हुए दोनों तटों का प्राकृतिक दृश्यों का बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। व्याख्या इसका है, कवि की नाव जब गंगा के मध्यधार में पहुंचती है तो वहां से चंद्रमा की चांदनी में चमकते हुए रेतीले तट स्पष्ट दिखाई नहीं देते। कवि को दूर से दिखते दोनों किनारे ऐसे प्रतीत हो रहे हैं जैसे वे व्याकुल होकर गंगा की धारा रूपी नायिका के पतले कोमल शरीर का आलिंगन करना चाहते हों, जिसके लिए उन्होंने अपनी दोनों बाहें फैला रखी हैं। दूर क्षितिज पर
कतारबद्ध माने लाइन से वृक्षों को देखकर ऐसा लग रहा है मानो वे नीले आकाश के विशाल नेत्रों की तिरछी भौवें हैं और धरती को एकटक निहार रहे हैं। ठीक, आगे कवि कह रहे हैं कि वहाँ पास की एक द्वीप है जो लहरों के प्रवाह को विपरीत दिशा में मोड़ रहा है। गंगा की धारा के मध्य स्थित उस द्वीप को देखकर कवि को ऐसा आभास हो रहा है जैसे कोई छोटा सा बालक अपनी माता की छाती से लगकर सो रहा हो। कल्पना किया गया है। ठीक है, वहीं गंगा नदी के ऊपर एक पक्षी को उड़ते देखकर कवि सोचने लगते हैं, कहते हैं कि कहीं यह चकवा तो नहीं है जो भ्रमवश जल में अपनी ही छवि को चकवी समझ कर उसे पाने की चाह के लिए, उसकी विरह वेदना को मिटाने के लिए व्याकुल होकर आकाश में उड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक, इसमें कौन सा रस है? क्यों इसमें श्रृंगार रस का वर्णन किया गया है। ठीक, आगे देख लीजिए। पतवार घुमा अब प्रतनु भार, नौका घूमी विपरीत धार, डांडों के चल कर तल पसार, भर भर मुक्ता फल फेन फार, बिखराती जल में तारहार, चांदी के सांपों सी रलमल, नाचती रश्मियाँ जल में चल, रेखाओं सी खींच तरल सरल, लहरों की लतिकाओं में खिल, सौ सौ शशि सौ सौ उड़ झिलमिल, फैले फूले जल में फेनिल, अब उथला सरिता का प्रवाह, लग्गी से ले सहज था, हम बढ़े घाट को सह उत्साह। ठीक, और कठिन शब्द चलिए देख लीजिए। डांडा माने पतवार, जो नाव खेने वाला डंडा होता है उसी को कह रहे हैं। ठीक है, फेन इस पार झाग का समूह, उड्ड माने नक्षत्र या तारे होते हैं, था माने गहराई, और कोई कठिन शब्द नहीं है। प्रसंग इसका देखिए, संदर्भ वही रहता है तो मालूम है आप लोगों को। प्रस्तुत पद्यांश के माध्यम से कवि ने नौका विहार के दौरान गंगा जल में प्रतिबिंब रूप में पड़ने वाले चंद्रमा और तारों के नृत्य का बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। कल्पना किया गया है, इसको मान के चलिए हर जगह। ठीक, व्याख्या देखिए। कब कह रहे हैं कि जब मेरी नाव गहरे पानी में धारा के मध्य जा पहुंची और उसका भार अत्यधिक कम हो गया, तब मैंने पतवारों को घुमाकर नाव को धारा की विपरीत दिशा में मोड़ दिया। पतवारों के चलने से जल में काफ़ी मात्रा में झाग उत्पन्न हो रहा है। इस दृश्य को देख कवि को ऐसा आभास हो रहा है जैसे पतवार अपनी हथेलियों को फैलाकर उनमें झाग रूपी मोतियों को भर भर कर तथा तारों रूपी माला को तोड़ तोड़ कर जल में बिखेर रहे हैं। ठीक, पतवारों के चलने के कारण नदी के शांत जल में उठने वाली लहरें चांदी के सांपों सी चमकती हुई आगे की ओर रेंगती हुई प्रतीत हो रही है। चंद्रमा की किरणें लहरों पर पड़कर इस प्रकार नृत्य करती हुई दिख रही हैं जैसे बहते हुए जल में असंख्य सीधी रेखाएं खींची हुई हों। एक साथ उठती बहुत सी लहरों में एक ही चंद्रमा 100 चंद्रमा और एक एक तारा 100 तारे बनकर झिलमिला रहे हैं। उन्हें देखकर ऐसा आभास होता है जैसे गंगा रूपी खेत में लहरों रूपी लताएं फल फूल रही हैं। किनारे की ओर लौटते हुए कवि आगे यह भी कहते हैं कि अब नदी की गहराई कम होने लगी है और हम लग्गी से पानी की गहराई का अनुमान लगाते हुए अत्यंत उत्साहित होकर घाट की ओर बढ़ रहे हैं। यह तो इतना कल्पना कर दिया गया है। ठीक है, आगे भी देखिए, अंतिम है। ज्यों ज्यों लगती है नाव पार, उड़ के आलोकित शत विचार,
इस धारा सा ही जग का क्रम, शाश्वत इस जीवन का उद्गम। शाश्वत है गति, शाश्वत संगम, शाश्वत नभ का नीला विकास, शाश्वत शश का यह रजत हास, शाश्वत लघु लहरों का विलास। हे जग जीवन के करलधार, चिर जन्म मरण के आर पार, शाश्वत जीवन नौका विहार। मैं भूल गया अस्तित्व ज्ञान, जीवन का यह शाश्वत प्रमाण, करता मुझको अमरत्व दान। बहुत ही अच्छा है। देखिए इसका प्रसंग है कि प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने नौका विहार के अनुभव का वर्णन किया है। ठीक है, व्याख्या इसकी देखिए। प्रस्तुत पद्यांश के माध्यम से कवि कहते हैं कि जैसे जैसे हमारी नौका दूसरे किनारे की ओर बढ़ती जाती है, वैसे वैसे हमारे हृदय में सैकड़ों विचार उठते हैं। ऐसा लगता है मानो इस संसार का क्रम भी इस जलधारा के समान ही है। जिस प्रकार धारा निरंतर बहती चली आ रही है, ठीक उसी प्रकार बह चुके जल का स्थान पीछे का जल ले लेता है। उसी प्रकार जीवन का बहाव भी निरंतर है। जलधारा के समान ही जीवन का विस्तार शाश्वत है। जीवन का क्रम धारा की तरह कभी न टूटने वाला क्रम है। पंत जी आगे भी कहते हैं कि आकाश का यह विस्तार शाश्वत है। चंद्रमा की चांदी जैसी हंसी अर्थात चांदनी भी चिरस्थायी है। लहरों का ईश्वर भी निरंतर बना रहता है। कभी आगे भी कहते हैं कि संसार की जीवन रूपी नौका को चलाने वाले ईश्वर जीवन की गति में जन्म एवं मृत्यु का शाश्वत कर्म बनाए रखते हैं। जीवन रूपी नौका का विहार निरंतर होता रहता है। कभी आगे भी कहते हैं कि चिंतनशील होकर मैं अपने अस्तित्व का, सत्ता का ज्ञान भूल गया। जीवन की शाश्वतता का, जलधारा रूपी का यह शाश्वत प्रमाण मुझे अमरत्व प्रदान करता है। ठीक है बच्चों, अब ये आपका नौका विहार का जो है समाप्त हो गया है। ठीक है, इसमें भी शांत रस है। ठीक है, और इसको भी आप लोग खूब बढ़िया से लिख करके भेजिए, तब फिर मैं इसके आगे और बताऊंगी। ठीक है, अभी इसमें एक और है तब ये पूरा होगा, लेकिन ये नौका विहार का